हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी तक हमने मौर्यंस एंड पोस्ट मौर्यंस का जो लेक्चर था उसे समाप्त कर लिया है। अब जो हम बात करेंगे वो हम प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया के दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है गुप्त और पोस्ट गुप्त। ठीक है, यानी कहें गुप्त साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बाद आने वाले और साम्राज्य, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्राचीन भारत के, ठीक है, एंशिएंट इंडिया के। तो इसमें जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन से शुरुआत करके, फिर हम देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री, फिर हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, फिर हम देखेंगे रेवेन्यू डिवीजन, फिर हम देखेंगे जुडिशियल सिस्टम, फिर हम देखेंगे प्रोविंशियल एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर हम देखेंगे इकोनॉमी एंड ट्रेड को, फिर हम देखेंगे सोशल एंड कल्चरल लाइफ को, फिर हम देखेंगे रिलीजियन एंड फिलॉसफी को, फिर हम देखेंगे आर्ट एंड लिटरेचर को, फिर हम देखेंगे डिक्लाइन को, और फिर हम देखेंगे पोस्ट गुप्ता किंगडम्स को। ठीक है, तो यदि हम बात करें इस लेक्चर की, उससे पहले एक डिस्क्लेमर है जो मैं आपको यहां पढ़ देता हूं, आपको समझा देता हूं। द images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and the honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. असवीकरण हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। ठीक है, अब आइए हम पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं गुप्त एम्पायर का या गुप्त साम्राज्य का। तो अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में या फिर ऐतिहासिक संदर्भ में इसकी बात करें, तो जो टाइम पीरियड था गुप्त एम्पायर का, वो क्लासिकल पीरियड के दौरान हुआ इंडियन हिस्ट्री के, जो कि लगभग आपका 4 से 6वीं शताब्दी के बीच में पड़ता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम इनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखें, इनका फैलाव देखें, तो देखिए जो गुप्त एम्पायर था वो नॉर्दर्न इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में फैला हुआ था। ठीक है, और ये जो इलाके हैं ये आज मॉडर्न डे इंडिया में कई अलग अलग राज्यों में पड़ते हैं। ठीक है, और इनके राज्य को समझने के लिए बस हम ये कह सकते हैं कि हिमालय नदियों से शुरू होके सेंट्रल इंडिया की नर्मदा नदी तक इनका वर्चस्व था, या यूं कहें इनका राज्य था। वहीं पे अगर हम बात करें कि किसने इसको फाउंड किया तथा इसके अर्ली रूलर्स कौन थे, तो देखिए जो असली में गुप्त एम्पायर के फाउंडर हैं वो श्रीगुप्त हैं। श्रीगुप्त ने इनको फाउंड किया था, इसको ढूंढा था। ठीक है, लेकिन श्रीगुप्त की जिंदगी के बारे में और उनके अचीवमेंट्स के बारे में जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो जानकारी हमारे पास है, वो बहुत कम है। इसलिए हम श्रीगुप्त के बारे में ज्यादा नहीं जानते। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच यहाँ के राजा थे। ठीक है, घटोत्कच को माना जाता है कि जो मगध है, जहां पे कभी मौर्यन एम्पायर हुआ करता था, मगध में गुप्त पावर को बढ़ाने में घटोत्कच का बहुत बड़ा योगदान था। और मगध के अलावा जिन जिन इलाकों में गुप्त पावर फैली या गुप्तास फैले, वहां पे उस विस्तार को करने में घटोत्कच का बहुत बड़ा योगदान था। वहीं अगर हम बात करें चंद्रगुप्त फर्स्ट की, तो देखिए भले ही श्रीगुप्त ने गुप्त एम्पायर को फाउंड किया, घटोत्कच ने उसको बढ़ाया, लेकिन जो असली ताकतवर राजा माना जाते हैं सबसे शुरुआत में, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, जिन्होंने असल में गुप्त एम्पायर की शुरुआत की पूरे तरीके से। ठीक है, इन्होंने कई सारे रणनीतिक समझौते बनाए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत बड़े इलाके को गुप्त साम्राज्य के अंडर कर दिया या अधीन कर दिया। इसके पश्चात फिर हम समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। गुप्त डायनेस्टी के सबसे ताकतवर राजा के रूप में जाना जाता है इनको। ठीक है, इनको मुख्य तौर पे जाना जाता है अपने सैन्य अभियानों के लिए तथा संस्कृति को बढ़ावा देने में जो इनका योगदान था उसके लिए। फिर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त सेकंड।
इन्होंने फिर से गुप्त एम्पायर की टेरिटरीज को बढ़ाया, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड था उसे हम स्वर्ण युग या फिर ये कहें गोल्डन एज कहते हैं इंडियन हिस्ट्री की। क्यों? क्योंकि कई सारी सांस्कृतिक चीजें यहाँ पे हुई तथा बहुत अच्छा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हमें देखने को मिलती है चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान। यदि अगर हम बात करें पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की जो गुप्त और पोस्ट गुप्त के दौरान हुए, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की, तो पहला है यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। देखिए जो गुप्त एम्पायर है उन्होंने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया और साथ ही साथ इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स को भी बढ़ावा दिया, जैसे कि रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर्स और जुडिशियल मैकेनिज्म को चलाने वाले ऑफिसर्स। वहीं पे अगर हम मिलिट्री सक्सेसेस की बात करें या सैन्य सफलता की बात कीजिए, तो जैसे आपके रूलर्स थे समुद्रगुप्त थे, इन्होंने गुप्ता एम्पायर को इतने ज्यादा सफल मिलिट्री कैंपेन्स दिए कि जो गुप्त एम्पायर की बाउंड्रीज थी वो बहुत ही बड़े इलाके में फैली हुई थी, ठीक है। यानी श्रीगुप्त ने जब फाउंड किया मगध में, तब गुप्ता एम्पायर छोटा सा था, घटोत्कच ने उसको थोड़ा सा और बढ़ाया। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने सही मायनों में गुप्त एम्पायर को ताकत प्रदान की, लेकिन गुप्त एम्पायर जो सबसे ज्यादा फैला वो फैला समुद्रगुप्त के दौरान, ठीक है। वहीं पे यदि हम बात करें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की, आर्थिक समृद्धि की, तो हम पहले बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके। देखिए गुप्ता के समय में एक बहुत ही अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ट्रेड रूट्स का बनना और बढ़ावा देना। वहीं पे साउथ ईस्ट एशिया और मेडिटेरियन जैसे इलाकों से इंडिया के ट्रेड संबंध होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, जो कि गुप्तास के टाइम पे हमें देखने को मिलती है। वहीं यदि हम एग्रीकल्चर एडवांसमेंट्स की बात करें, तो गुप्तास के टाइम पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी उसको बढ़ाया गया, जिसकी वजह से आर्थिक स्टेबिलिटी और शहरीकरण में हमें काफी ज्यादा उछाल देखने को मिलता है, काफी ज्यादा मदद देखने को मिलती है, ठीक है। यदि हम बात करें अब कल्चरल और इंटेलेक्चुअल रेनेसेंस की, यानी पुनर्जागरण की, दोबारा से इसको बढ़ावा देने की, तो देखिए लिटरली एंड आर्टिस्टिक फ्लरिशिंग की अगर हम बात करें, तो गुप्त एज को गोल्डन एज ऑफ इंडियन लिटरेचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत से स्कॉलर्स यहाँ पे हुए, जैसे कि कालिदास का नाम आपने सुना होगा, आर्यभट्ट का नाम भी आपने सुना होगा, वराहमिहिर का नाम भी आपने सुना होगा। ये जितने भी स्कॉलर्स थे ये गुप्त पीरियड के दौरान थे और इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडियन लिटरेचर को बढ़ावा देने। वहीं अगर हम आर्ट एंड लिटरेचर की बात करें, तो जो गुप्त आर्ट है या आर्किटेक्चर है, जैसे कि मंदिरों में देखा जा सकता है, रॉक कट केव को या रॉक कट स्ट्रक्चर को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, कई तरह की मूर्तियां इनके टाइम पे आई थी, ठीक है। तो ये हमें दर्शाता है कि जो गुप्त थे वो संस्कृति को तथा शिल्प कला को या वास्तुकला को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते थे। वहीं पे अगर हम धार्मिक एवं दार्शनिक विकास की बात करें, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स की बात करें, जो हमें गुप्त एम्पायर के टाइम पे देखने को मिलता है, सबसे पहला हिंदू रिवाइवल, यानी जो हिंदुज्म था उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने में गुप्तास का बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने वापस से हिंदू रिलीजन को डोमिनेंट रिलीजियस एंटिटी के तौर पे और सांस्कृतिक शक्ति के तौर पे, कल्चरल फोर्स के तौर पे इंडिया में स्टैब्लिश किया। साथ ही जो हिंदू मंदिर थे या फिर जो हिंदू रीति रिवाज थे उनको दोबारा से राज्य में वापस लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। वहीं अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन टू इंडियन फिलॉसफी की, तो कई सारे सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट हमें देखने को मिलते हैं जो कि इंडियन फिलॉसफी में हुए इसके दौरान। यानी कई सारे ऐसे स्कूल्स या विचारधाराएं वाले ग्रुप फाउंड हुए जिनका इंडियन फिलॉसफी पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है या योगदान है, जैसे कि न्याय, विशिका और वेदांत। यदि हम लेगेसी की बात करें, तो देखिए गुप्त एम्पायर ने अपनी एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ी है इंडियन सिविलाइजेशन में, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी डायनेस्टीज आई उन्होंने भी कहीं ना कहीं उन चीजों को फॉलो किया, जिसकी वजह से सांस्कृतिक, मानसिक तथा राजनीतिक लैंडस्केप जो था मध्यकालीन भारत का वो भी शेप अप हुआ। क्योंकि गुप्तास एंड पोस्ट गुप्तास सबसे आखिरी मेजर टॉपिक है एंशिएंट इंडिया का, उसके पश्चात शुरू होता है हमारा ट्राइपेटाइटिस स्ट्रगल, ठीक है।
यदि अगर हम बात करें पॉलिटिकल हिस्ट्री की गुप्त एम्पायर की, कि गुप्त एम्पायर की राजनीतिक इतिहास क्या था, सबसे पहली जो हमें यहाँ शुरुआत करनी चाहिए वो करनी चाहिए श्रीगुप्त के साथ से, और किस तरीके से ये जो राज्य था इसकी स्थापना हुई। देखिए, श्रीगुप्त के अगर रोल की हम बात करें तो इनको माना जाता है कि ये गुप्ता एम्पायर के फाउंडर थे, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने जाना कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो इनके बारे में बातचीत करते हैं या इनकी जीवन शैली के बारे में बताते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। इस वजह से हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं श्रीगुप्त के बारे में। वहीं अगर हम इनके योगदान या कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो गुप्ता साम्राज्य की ताकत थी शुरुआती दिनों में, उसको हवा देने वाले या उसको बनाने वाले श्रीगुप्त थे। इन्होंने ही मगध में, जो नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है, वहां पे इस राज्य की नींव रखी थी। श्रीगुप्त ने राज्य को स्टैब्लिश किया और जितने भी भविष्य में रूलर हुए श्रीगुप्त के बाद गुप्ता डायनेस्टी में, उन सबको एक नींव दी, एक शुरुआत दी, जिसकी वजह से जो गुप्त एम्पायर का इन्फ्लुएंस था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में उसको बढ़ावा मिला। उसके पश्चात जो घटोत्कच थे, अगर हम इनके बारे में बात करें तो देखिए, मगध रीजन में स्थापना श्रीगुप्त ने की, लेकिन वहां पे अथॉरिटी को मेन स्टैब्लिश करने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो घटोत्कच को जाता है। उन्होंने राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन तथा मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ाया और अपने आसपास के जो पड़ोसी मुल्क थे वहां पे एक डोमिनेंस क्रिएट कर दी। अगर हम सैन्य अभियानों की या मिलिट्री कैंपेन्स की बात करें तो घटोत्कच ने कई सारे सफल सैन्य अभियानों को अंजाम दिया, मगध के बाहर भी। यानी सिर्फ मगध में ही ये लोग ताकतवर नहीं थे, बल्कि मगध के बाहर भी जा रहे थे, ठीक है। इन्हीं के सैन्य अभियानों की वजह से जितना भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन हमें बाद में देखने को मिलता है, चाहे वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया हो, समुद्रगुप्त ने किया हो, चंद्रगुप्त सेकंड ने किया हो, उस सब की नींव कहीं ना कहीं घटोत्कच के सैन्य अभियानों के दौरान ही रखी गई थी। वहीं पे अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट की। देखिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो हैं वो सबसे पहले प्रोमिनेंट रूलर माने जाते हैं गुप्त डायनेस्टी के, सही मायनों में, ठीक है। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस पे बढ़ावा दिया, मतलब कि इन्होंने आसपास के राज्यों की जो जितनी भी राजकुमारियां थी उनसे शादी की, उनसे रिश्तेदारी बनाई, ताकि एक स्ट्रेटेजिक अलायंस क्रिएट किया जा सके। जैसे कि कुमार देवी हो गई, जो कि लिच्छवा राज्य की राजकुमारी थी, ठीक है। और लिच्छवा जो था वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम था नॉर्थ इंडिया का। तो जब लिच्छवा से गुप्त एम्पायर की दोस्ती हो गई, रिश्तेदारी हो गई, उसकी वजह से जो गुप्त एम्पायर की ताकत थी वो नॉर्थ इंडिया में सुनिश्चित हो गई। वहीं यदि हम बात करें मिलिट्री और टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, तो देखिए, जो गुप्त एम्पायर की टेरिटरीज थी उसको उत्तर प्रदेश में और बिहार में बढ़ाने का श्रेय चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही जाता है, ठीक है। यानी जो कोर मगध रीजन है जहां पे गुप्त एम्पायर था, घटोत्कच ने शुरुआत की थी वहां से बाहर निकल के और इलाके कब्जाने की, लेकिन उसको अपने असली अंजाम तक पहुंचाने में, उत्तर प्रदेश और बिहार को कब्जाने में जो मेन रोल था वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट का, ठीक है। इसके पश्चात जो दूसरे सबसे ताकतवर रूलर हैं यहाँ पे वो हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को अक्सर द नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हम जानते हैं नेपोलियन जो है वो यूरोप का एक बहुत ताकतवर राजा था जिसने लगभग पूरा यूरोप ही जीत लिया था। उसी के तर्ज पे समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है कि लगभग लगभग पूरे इंडिया के जितनी भी ताकतवर साम्राज्य थे सभी को समुद्रगुप्त ने हरा दिया था, ठीक है। उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से गुप्ता डोमिनेंस जो था या गुप्ताओं का जो वर्चस्व था वो काफी जगहों पे स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। उन्होंने अक्रॉस नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया कई सारे छोटे मोटे किंगडम्स को हराया या कई सारे ताकतवर किंगडम्स को हराया, जैसे कि शाक्य को हराया, नागास को हराया, पहलवास को हराया और कुशांस को हराया। अपने आप में ये काफी ताकतवर साम्राज्य थे। इन सभी को हरा के समुद्रगुप्त ने ये साबित कर दिया कि गुप्त एम्पायर इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। वहीं पे अगर हम बात करें कि इनकी विजय और एकीकरण की नीति क्या थी, यानी
जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया था वो कई सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उन सबको इंटीग्रेट करने के लिए, यूनाइट करने के लिए जरूरी था कि वो केवल एक ही राज्य के अंतर्गत आए, अंडर आए, और इसीलिए समुद्रगुप्त ने गुप्ता एम्पायर के अंडर उन सभी राज्य को रख दिया, उन सबको हराने के पश्चात। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राज्य को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जो राजनीतिक एकता थी, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन था उस जगह का, उसको बढ़ाने के लिए भी समुद्रगुप्त ने कई सारे सैन्य अभियान चलाए, जिसकी वजह से जितनी भी जीती गई टेरिटरीज थी नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, वो सब गुप्त एम्पायर के अंतर्गत हो गई, अधीन हो गई, जिसकी वजह से एक यूनिफाइड एम्पायर निकल के आया। वहीं पे समुद्रगुप्त ने भी धर्म की पॉलिसी को अपनाया था। ठीक है, ताकि जो भिन्न विभिन्न प्रकार की संस्कृति थी, कई तरह के ग्रुप्स थे उनके उसमें राज्य में, वो सब उनके एम्पायर में एक साथ शांति के साथ रह सके। उसके पश्चात जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड की। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम को अक्सर गोल्डन एज ऑफ गुप्ता एम्पायर भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड का ही दूसरा नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी था। ठीक है, इनके राज्य के दौरान कई सारे सिग्निफिकेंट कल्चरल और इकोनॉमिक अचीवमेंट्स हुए, जिसकी वजह से इनको गोल्डन एज ऑफ गुप्त एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके टाइम पे भी गुप्ता टेरिटरीज का एक्सपेंशन होता है, मेनली वेस्टर्न इंडिया में और मालवा और गुजरात जैसे इलाकों में। ठीक है, वहीं पे यदि हम बात करें कल्चरल पैटर्नेज की या सांस्कृतिक संरक्षण की, तो देखिए जो चंद्रगुप्त सेकंड थे वो आर्ट, लिटरेचर और लर्निंग के काफी बड़े पैट्रन थे, समर्थक थे। इनके राज्य के दौरान संस्कृत भाषा का जो विस्तार हुआ, कई सारे पोइट्स और स्कॉलर्स द्वारा, जैसे कि कालिदास हैं, इसने इंडियन कल्चर में काफी ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। इसी के साथ साथ चंद्रगुप्त सेकंड ने कई सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दिया जो कि हिंदुज्म को प्रमोट करते थे। हालांकि वो हिंदुज्म को सपोर्ट करते थे, लेकिन बाकी धर्मों के प्रति भी उन्होंने टॉलरेंस या फिर कह सकते हैं सहिष्णुता की पॉलिसी रखी थी। ठीक है, इनके बाद जो दूसरे रूलर हैं वो है रामगुप्त। अगर हम बात करें ब्रीफ रेन और डिक्लाइन की, तो रामगुप्त ने चंद्रगुप्त सेकंड को सक्सीड किया था, उसके बाद थे, लेकिन ये काफी ज्यादा छोटे समय के लिए थे और इन्हें जल्द ही सत्ता से हटा दिया गया। ठीक है, जब ये राजा बने तो इंटरनली और एक्सटर्नली जो गुप्त एम्पायर था उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था और ये उसको मैनेज करने में असफल थे, जिसकी वजह से इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका गया। यदि अगर अब हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की, जो कि गुप्त एम्पायर के समय हमें देखने को मिलता है, तो पहले हम बात करते हैं उनकी गवर्नेंस सिस्टम की या शासन की। देखिए गुप्त एम्पायर के टाइम पे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जिसमें जो राजा था वो ही सबसे बड़ी पॉलिटिकल अथॉरिटी था। ठीक है, और जो राजा था वो ही चाहे सिविल और मिलिट्री अफेयर्स हो, दोनों को मैनेज करता था। यानी जो सिविल और मिलिट्री पावर थी वो राजा के हाथों में ही थी। वहीं पे अगर हम बात करें शाही दरबार की या इंपीरियल कोर्ट की, तो देखिए वहां पे इंपीरियल कोर्ट को हम सभा और मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं, जो कि मेन तौर पे एडवाइजरी बॉडी थी एम्परर की। यानी राजा को अगर किसी भी चीज पे सलाह चाहिए या कुछ भी जानना है तो उसके लिए जो एडवाइजरी बॉडी थी वो थी सभा या फिर यूं कहें मंत्री परिषद। जो मंत्री परिषद थी आपकी, उसमें कई सारे मिनिस्टर्स थे, कई सारे सलाहकार या एडवाइजर्स थे और कई सारे अधिकारी भी थे या फिर कहें न्यायालय के अधिकारी भी थे, जो कि राजा की डिसीजन मेकिंग और शासन करने में काफी ज्यादा बड़ा योगदान देते थे, काफी ज्यादा मदद करते थे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की, ठीक है, तो पहला आता है हमारा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। जो गुप्त एम्पायर था वो काफी सारी छोटी मोटी स्टेट्स में बटा हुआ था। उसको मेंटेन करने के लिए क्या एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थी वो हमें यहाँ पे देखनी है, वो हमें यहाँ पे समझनी है। तो जो गुप्त एम्पायर था, जैसे मैंने बोला, वो प्रोविंसेस में या फिर रीजन्स में डिवाइडेड था। ठीक है, और हर किसी को गवर्न करने के लिए एक प्रोविंशियल गवर्नर था या फिर कोई ना कोई एक
लोकल रूलर अपॉइंट किया गया था राजा के द्वारा, जो कि गुप्त राज्य में शासन करता था। ठीक है। इन प्रोविंसेस को आगे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, टाउन्स में और विलेजेस में डिवाइड कर दिया गया, ताकि हर एक इलाके को अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर किया जा सके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस की वजह से। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद यदि अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की या जिला प्रशासन की, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करने वाला जो आप कह सकते हैं ऑफिसर था, उसको कौन अपॉइंट करता था? प्रोविंशियल गवर्नर। यानी जो कोई भी प्रोविंशियल गवर्नर होगा, डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करने वाले ऑफिसर को भी वही अपॉइंट करेगा। डिस्ट्रिक्ट का लोकल नेम विषय था, विषया कहते थे उसको। ठीक है। और ये जो ऑफिसर होगा, जो अपॉइंट किया जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, टैक्सेस को कलेक्ट करने में, साथ के साथ जो लोकल गवर्नेंस है या फिर लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए। वहीं अगर हम इस सब के बाद अब बात करें इनके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि इनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो देखिए पहले हम शुरुआत करते हैं टैक्सेशन सिस्टम से। तो जो गुप्त राज्य था, उनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज टैक्सेशन सिस्टम था, ताकि जितना भी राज्य का खर्चा है और जितना भी राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अच्छे से मेंटेन रखा जा सके। जो लैंड रेवेन्यू था उसको भाग कहते थे। ठीक है। और राज्य की जो मेन इनकम थी वो यहीं से आती थी, और इस चीज को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के तौर पे रखा जाता था। यानी जितना भी किसान उगाएंगे उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा उनको राजा को देना होगा, कर के तौर पे या फिर कहें टैक्स के तौर पे। ठीक है। वहीं पे अगर हम आगे बढ़े तो देखिए हमने रेवेन्यू देख लिया, अब हम बात करते हैं कि रेवेन्यू को कलेक्ट कैसे किया जाता था, रेवेन्यू कलेक्शन होता कैसे था। तो जो रेवेन्यू ऑफिशियल होते थे उनको हम समर्थ के नाम से जानते थे, समाहर्त भी इन्हें कहा जाता है। इनको अपॉइंट किया जाता था ताकि ये रेवेन्यू को कलेक्ट करें, किससे? किसानों से और जमींदारों से। ठीक है। जो टैक्सेस थे वो सिर्फ और सिर्फ किसान और जमींदारों पे नहीं थे, बल्कि कई सारे ट्रेड पे, प्रोफेशंस पे या फिर कई और तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे भी थे, जिससे कि जो स्टेट का रेवेन्यू था वो मेंटेन रहता था। वहीं अगर हम बात करें न्यायिक प्रणाली की या जुडिशियल सिस्टम्स की, तो पहले हम बात करते हैं लीगल सिस्टम की या कानूनी प्रणाली की। तो देखिए जो गुप्तास का लीगल सिस्टम था वो धर्म पे बेस्ड था, यानी सही करे जाने वाली चीजों पे। और इस धर्म को समझाने के लिए जो इंटरप्रेटिंग बुक थी वो कौन सी थी? धर्मशास्त्र। यानी धर्मशास्त्र में किस धर्म के बारे में क्या कहा गया है, किस कर्म को कैसे करना चाहिए और किसके बारे में क्या सजा है, वो सब धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता था। जो कोर्ट थे वो एडमिनिस्टर करते थे न्याय को हिंदू लीगल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। और जजेस को धर्म अधिकारी के नाम से जाना जाता था। जो धर्म अधिकारी थे ये जिम्मेदारी उनकी थी कि वो इन लीगल प्रिंसिपल्स को समझे और इसके अकॉर्डिंग ही कानून की व्यवस्था को बनाए रखें। वहीं पे अगर हम जुडिशियल हायरार्की की बात करें, न्यायिक पदानुक्रम की बात करें, तो देखिए जो कोर्ट से वो हायरार्की स्ट्रक्चर थे। जो लोकल कोर्ट थे वो छोटे मोटी लड़ाई झगड़े देखते थे, जो बड़े कोर्ट थे वो ज्यादा बड़े गुना या फिर सिविल केसेस को देखा करते थे। जो एम्परर थे या फिर प्रोविंशियल गवर्नर्स थे वो फाइनल अथॉरिटी थे लीगल मैटर्स में, यानी जो राजा ने कह दिया या जो लीगल ऑफिसर ने कह दिया वो सत्य है और वो होना चाहिए। यानी जो राजा ने कह दिया वो बात सत्य है। उसके पश्चात अगर हम अब बात करें प्रोविंशियल गवर्नर्स के रोल के बारे में या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के रोल के बारे में, तो देखिए सबसे पहला है हमारा गवर्नर्स उपारिका। ठीक है। जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनको कौन अपॉइंट करता था? उनको राजा अपॉइंट करता था, ताकि जिस स्पेसिफिक रीजन के लिए उनको अपॉइंट किया जा रहा है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को या प्रशासन को वो लोग बना के रख सके। ठीक है। और ये ज्यादातर जिम्मेदार होते थे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए, और साथ के साथ
जितनी भी राजा के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको लागू करने के लिए। वहीं पे अगर हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो देखिए, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था विलेज लेवल पे, उसको गांव की ही काउंसिल या कमिटी, जिनको हम ग्राम सभा के नाम से जानते हैं, वो मैनेज करते थे। जो गांव का हेड होता था उसको हम ग्रामिका के नाम से जानते थे, और जो लोकल ऑफिशियल्स थे जो इस सभी को सुपरवाइज करते थे डे टू डे अफेयर्स को, यानी विलेज हेड ग्राम सभा को लीड करेगा और उसको असिस्ट करेंगे लोकल ऑफिसर्स, जो कि गांव के हर दिन की दिनचर्या को देखते थे, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को, या फिर कम्युनिटी वेलफेयर को। उसके पश्चात अगर हम बात करें इकोनॉमिक पॉलिसीज की और गुप्ता एम्पायर के ट्रेड की, तो देखिए, जो गुप्तास का टाइम पीरियड था वो पीरियड था ग्रोथ का और प्रॉस्पेरिटी का, यानी 4 से लेके 6वीं शताब्दी तक इसे हम गोल्डन एज कहते हैं इंडियन हिस्ट्री के। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ संस्कृति का विकास हुआ बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ पे आई। यहाँ पे स्टेबल गवर्नेंस थी, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट था, साथ ही साथ बाहरी देशों के साथ जो ट्रेड मजबूत होता जा रहा था उसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, और साथ ही साथ वेल्थ एक्यूमुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि काफी अच्छा ट्रेड था, सरप्लस था, तो लोगों के पास भी अच्छा खासा पैसा जमा हो चुका था। वहीं पे अगर हम बात करें अब एग्रीकल्चर को लेके, तो देखिए, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो गुप्तास के टाइम पे काफी ज्यादा इंप्रूव हुई, जैसे कि सिस्टमेटिक इरिगेशन टेक्निक्स को लागू किया गया, क्रॉप रोटेशन को लागू किया गया। इन चीजों ने कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वहीं अगर हम क्रॉप्स की बात करें या फसलों की बात करें, तो जो मेन फसल ये लोग उगाते थे वो थे चावल, गेहूं, जौ, दाल और आपका कपास। ठीक है, जो कि ना सिर्फ और सिर्फ लोकल कंजप्शन के लिए यूज की जाती थी बल्कि इनका व्यापार भी किया जाता था, यानी ये सरप्लस में हुआ करती थी। वहीं पे अगर हम बात करें अर्बनाइजेशन की या शहरीकरण की, तो देखिए, पहला हम देखते हैं एमरजेंस ऑफ सिटीज, यानी कई सारे शहरों का उदय। जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी जो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे हुई, उसकी वजह से क्या हुआ कि शहरीकरण को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला और कई सारे उभरते हुए शहर और ट्रेड सेंटर्स हमारे सामने आते हैं। जैसे कि अगर हम शहरी अर्थव्यवस्था की बात करें, तो जो शहर थे जैसे पटालीपुत्र, मथुरा, उज्जैन, ये सब ना सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज का हिस्सा बने बल्कि ट्रेड और कॉमर्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ हमें देखने को मिलता है। वहीं पे अब हम बात करें ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो देखिए, हम देखते हैं रीजनल ट्रेड नेटवर्क्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल ट्रेड की। जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने आंतरिक व्यापार या इंटरनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, एक स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को स्टैब्लिश किया और कई सारे अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए ट्रेड रूट्स का निर्माण किया ताकि ट्रेड रूट्स कनेक्ट किए जा सके। वहीं पे अगर हम बात करें कि किन गुड्स का व्यापार होता था, तो देखिए, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, टेक्सटाइल हो गया, मेटल हो गया, स्पाइसेस हो गया, लग्जरी गुड्स हो गए, इनको आमतौर पे इंटरनल ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जाता था। वहीं पे अगर हम बात करें एक्सटर्नल ट्रेड रिलेशंस की, बाहरी व्यापार की या विदेशी व्यापार की, सबसे पहला है हमारा मेडिटेरियन रीजन। जो गुप्तास थे उनके ट्रेड रिलेशंस रोमन एम्पायर और मेडिटेरियन रीजन्स के साथ भी थे। ये उन्हीं को स्पाइसेस, टेक्सटाइल और कई सारे प्रीशियस स्टोन्स बेचते थे और बदले में उनसे गोल्ड एंड सिल्वर जैसी चीजों को मंगाते थे। वहीं पे साउथ ईस्ट एशिया के साथ इनके व्यापार की बात करें, तो देखिए, साउथ ईस्ट एशिया के साथ टेक्सटाइल, स्पाइसेस और सेरामिक जैसे ट्रेड गुड्स में इनका व्यापार चलता था। वहीं हम बात करें चाइना की, तो देखिए, चाइना के साथ ट्रेड कॉन्टेक्ट्स थे सिल्क रूट के थ्रू, जिससे ये सिल्क भेजते थे, मसाले भेजते थे और कई सारे बाकी ट्रेड गुड्स भी
भेजते थे। वहीं पे यदि हम बात करें इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क्स की, तो पहले हम बात करते हैं मैरीटाइम ट्रेड की। तो देखिए, इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क्स को बढ़ाने में गुप्ता एम्पायर का बहुत बड़ा हाथ था। चाहे वो ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया के साथ हो, ईस्ट अफ्रीका के साथ हो, अरेबिया के साथ हो, साउथ एशिया के साथ हो, या उसके भी पीछे हो, वहां पे गुप्त एम्पायर का ट्रेडिंग इन्फ्लुएंस था। इन्होंने ब्रोच, बरोच और कावेरीपट्टनम जैसे बड़े बड़े बंदरगाह को या पोर्ट्स को बढ़ाने में काफी मदद की, जिसकी वजह से मैरीटाइम ट्रेड को करने में, ठीक है, गुड्स को संभालने में, इंडियन ओशन से ले जाते हुए, इन सब में बहुत ज्यादा मदद मिलती थी। वहीं पे अगर हम इनके मसालों के ट्रेड के बारे में बात करें, तो जो गुप्त राज्य के मर्चेंट्स थे उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था स्पाइस ट्रेड में। जैसे पेपर, सिनामोन, कार्डमन जैसी चीजों को ये लोग बाहर की बाजारों में बेचते थे। वहीं यदि हम कल्चरल एक्सचेंज की बात करें, तो जब हमने बाहर के लोगों के साथ ट्रेड स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं उनके कल्चर को भी हमने अपने साथ एक्सचेंज किया, जिससे हमारा आर्ट, रिलीजन और लैंग्वेज बाहर के कई इलाकों में फैली, जो इलाके इंडियन ओशन ट्रेड रूट से कनेक्टेड थे। वहीं पे हम बात करें नेविगेशन और शिप बिल्डिंग की, ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें देखने को मिलता है नेविगेशन टेक्निक्स में, शिप बिल्डिंग में, जिससे कहीं ना कहीं मैरीटाइम ट्रेड की जो कैपेबिलिटीज थी वो बढ़ती हैं। वहीं पे हम डॉज और ट्रेड वेसल्स की बात करें, तो देखिए ये लोग जिन जहाजों का इस्तेमाल करते थे, जैसे डॉज हो गए, इनको कोस्टल या फिर ओशियनिक वॉयजेस में इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि गुड्स को या कमोडिटीज को एक इलाके से दूसरे इलाके आराम से भेजा जा सके। वहीं पे हम बात करें सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ गुप्त एम्पायर की, तो पहले हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर को लेके। फिर हमारा वर्ण सिस्टम, तो जो गुप्ता सोसाइटी थी वो स्ट्रक्चर थी वर्ण में, जैसे कि 4 वर्ण थे। ब्राह्मण जो कि आपके प्राइस्ट और स्कॉलर्स थे, क्षत्रिय जो आपके वॉरियर्स एंड रूलर्स थे, वैश्य जो आपके मर्चेंट्स और फार्मर्स थे, शूद्रास जो आपके आर्टिशंस थे और लेबरर्स थे। वहीं पे हम बात करें सोशल मोबिलिटी को लेके, तो देखिए जो वर्ण सिस्टम था वो काफी ज्यादा बड़ा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता था सोशल मोबिलिटी को लेके, एजुकेशन के थ्रू, वेल्थ एक्यूमुलेशन के थ्रू, या फिर पर्सनल मेरिट की अचीवमेंट को लेके। वहीं पे अगर हम महिलाओं की भूमिका को समझें, तो देखिए जो महिलाएं थी वो कम्युनिटीज और फैमिलीज दोनों में ही काफी बड़ा रोल प्ले करती थी। अगर हम शिक्षा या एजुकेशन की बात करें, तो देखिए जो अमीर या संपन्न परिवारों की महिलाएं थी वो एजुकेशन प्राप्त करती थी आर्ट में, लिटरेचर में, या फिर धार्मिक शास्त्रों में। वहीं पे हम कानूनी स्थिति की बात करें, तो जैसे लीगल टेक्स्ट है, मनुस्मृति, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते थे औरतों को कि किस तरीके से उनके रोल्स एंड राइट्स होने चाहिए, और एक माँ के तौर पे और एक पत्नी के तौर पे उनकी क्या ड्यूटीज हैं वो ये दर्शाते थे। वहीं पे यदि हम बात करें फैमिली लाइफ की, तो जॉइंट फैमिलीज यहाँ मिलती थी, ठीक है, जहां लगभग फैमिली का हर मेंबर एक साथ रहता था तथा रिसोर्सेज को शेयर करता था। वहीं पे हम मैरिज एंड रिचुअल्स की बात करें, तो देखिए जो शादी थी उसको काफी पवित्र रिश्ता माना जाता था, ठीक है, कई सारे रिचुअल्स और सेरेमनीज को यहाँ पे किया जाता था फैमिली और सोशल लाइफ के दौरान। वहीं पे अगर हम उत्तराधिकार या इनहेरिटेंस की बात करें, तो देखिए जो इनहेरिटेंस लॉस थे वो प्रॉपर्टी राइट्स या संपत्ति पर अधिकार की बात करते थे, जो कि एक पुरुष के द्वारा उसके आने वाली जनरेशन को दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि जो औरतें थीं वो इसमें कहीं ना कहीं उत्तराधिकार नहीं दिखा सकती थी, उनको सिर्फ परमिशन थी स्त्री धन को अपने पास रखने की, जो कि उन्हें शादी के दौरान गिफ्ट में दिया गया। वहीं पे अगर हम डोमिनेंट रिलीजन्स की बात करें, सबसे पहला हमारे सामने आता है हिंदुज्म। जो हिंदुज्म था उसको दोबारा से बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। कई बड़े बड़े देवता जैसे विष्णु, शिव, देवी और बाकी देवताओं की पूजा इन्हीं के समय शुरू हुई। रिलीजियस सेक्ट्स की हम बात करें तो वैष्णविज्म और शैविज्म, ये 2 बड़े रिलीजियस सेक्ट थे। वैष्णविज्म लॉर्ड विष्णु को डिवोटेड थे, शैविज्म शिवा को डिपोजिट थे, ठीक है। वहीं पे हम बात करें भक्ति मूवमेंट की, तो जो शुरुआती फॉर्म थी भक्ति मूवमेंट की वो भी इसी पीरियड के दौरान शुरू होती है, ठीक है। और ये लोग मानते थे कि अगर आप देवता को खुद को समर्पित करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ भक्ति पे ध्यान देना चाहिए, ना कि रिचुअल्स एंड सेरेमनी पे।
वहीं पे हम बात करें कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन फिलॉसफी को, देखिए कई सारे स्कूल्स ऑफ थॉट जिन्होंने इंडिया की फिलॉसफी में काफी बड़ा योगदान दिया, ठीक है, वो यहाँ पे उभर के आते हैं। जैसे न्याय और वैश्विकता हो गए आपके, लीगल एंड मेटाफिजिकल स्कूल्स, ठीक है, जिनकी एपिस्टोमोलॉजी और ओंटोलॉजी में काफी ज्यादा बढ़त थी, वो भी तभी निकल के आते हैं। वहीं पे हम बात करें वेदांत की या वेदांत की, तो गुप्ता पीरियड के दौरान वेदांत फिलॉसफी में हमें बहुत बड़ा राइज देखने को मिलता है। उपनिषद की टीचिंग्स में बहुत बड़ा राइज देखने को मिलता है, जिससे हम सार्वभौमिक चेतना या फिर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। वहीं पे अगर हम बुद्धिस्ट एंड जैन थॉट्स को देखें, तो हालांकि जो हिंदुज्म था वो डोमिनेंट था, लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म भी लगातार आगे बढ़ते गए, ठीक है, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही धर्म की मान्यता नहीं थी गुप्तास के टाइम पे, बल्कि और भी धर्म की मान्यता यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। वहीं पे हम बात करें लिटरेचर एंड लर्निंग के बारे में, तो देखिए जो संस्कृत लिटरेचर है उसके लिए इसको गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि कई सारे प्रोलिफिक लिटरेचरली आउटपुट यहाँ पे आए, कई सारे पोएटिक एक्सीलेंस हमें देखने को मिलते हैं। वहीं हम बात करें कालिदास के बारे में, तो देखिए इन्हें जाना जाता है शकुंतला और मेघदूत जैसे बड़े बड़े मास्टरपीस को लिखने के लिए। वहीं पे जो आर्यभट्ट थे उन्हें एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटीज के लिए जाना जाता है। पनीनी और पतंजलि को ग्रामर के लिए जाना जाता है, और चर्क संहिता को मेडिकल टेक्स्ट के लिए जाना जाता है, जो कि डाइवर्सिटी एंड डेप्थ दर्शाते हैं गुप्त इरा की स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। वहीं पे यदि हम बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, तो नालंदा और तक्षशिला की अगर हम बात करें, तो देखिए जो लर्निंग सेक्टर्स थे नालंदा और तक्षशिला, वो गुप्ता के दौरान और ज्यादा फले फूले, जहां पे ना सिर्फ भारत के लोग आते थे बल्कि पहाड़ से भी लोग आते थे। वहीं हम करिकुलम या पाठ्यक्रम की बात करें, तो देखिए जो एजुकेशन थी वो फिलॉसफी में, एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में, लैंग्वेजेस में और लिटरेचर में दी जाती थी। वहीं पे हम गुरुकुल सिस्टम की बात करें, तो देखिए जो हमारा पारंपरिक गुरुकुल सिस्टम था उसी के थ्रू ही एजुकेशन दी जाती थी, जहां पे जो स्टूडेंट थे वो गुरु के साथ ही रहते थे और वहीं पे एजुकेशन को सीखते थे। अब हम बात करें आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में, तो आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो रॉक कट टेम्पल्स, जो चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर थे, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा उभर के आते हैं। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं उदयगिरी और खंडेरी की केस, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ती हैं, ठीक है। फीचर क्या थे इनके, कि इनको काट के कई सारे देवताओं की मूर्तियां बनाई गई, और साथ ही साथ जो हिंदू माइथोलॉजी है उसके कई सारे सीन्स को यहाँ पे दर्शाया गया। अगर हम बात करें कि इसका पर्पस क्या था, तो देखिए कई सारे जैन भिक्षुओं को रुकवाने के लिए पहाड़ों में गुफाएं बनाई गई, जहां पे वो रुक के अपनी पूजा पाठ कर सकते थे तथा अपना ध्यान लगा सकते थे। वहीं पे पहाड़ों के सिवा स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था, जैसे 10 अवतार टेम्पल जो देवगढ़ में है, जो आज मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इसको पंचायत स्टाइल में बनाया गया है, जिसका मतलब होता है 5 श्राउन्स अराउंड अ सेंट्रल श्राइन, यानी एक सेंट्रल श्राइन और इसके आसपास होगी आपकी 5 श्राइन्स, ठीक है। अगर हम बात करें स्क्रप्चरल डिटेल्स के बारे में, तो देखिए ये कई सारे विष्णु की फॉर्म्स को दर्शाता है, जैसे कि 10 अवतार, ठीक है, जो कि मैथोलॉजिकल टेल्स या फिर एपिक्स में हमें प्राप्त होती हैं। वहीं हम बात करें स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के बारे में, तो देखिए नेचुरलिज्म, ग्रेस और आइडलाइज फॉर्म में कई सारी मूर्तियां बनाई गई थी गुप्त पीरियड के दौरान। ये मूर्तियां देवताओं को, देवियों को, या फिर हम कहें पौराणिक कथाओं के बारे में या मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स को दिखाती थी, जो कि हमें रिलीजियस टेक्स्ट से मिलते थे। वहीं पे हम बात करें मटेरियल और टेक्निक्स के बारे में, तो ज्यादातर पत्थरों से द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, और इन्हें पॉलिश करके काफी अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी। वहीं अगर हम बात करें आइकोनोग्राफी की हिंदू डायटीज की, तो विष्णु की अगर हम बात करें, तो देखिए विष्णु को यहाँ 4 हाथ के साथ दर्शाया गया है, जिसमें एक में उन्होंने शंख पहना है, एक में चक्र, एक में गदा और एक में लोटस या पद्म का फूल है। शिव की हम बात करें, तो शिव को अर्धनोविश्राल के तौर पर दिखाया गया है, यानी हाफ मैन हाफ वुमन, ठीक है, और जो सिंबल ऑफ डिवाइन एनर्जी है लिंग, उसके साथ इन्हें दिखाया गया है। वहीं हम देवियों की बात करें, तो देखिए दुर्गा माँ को, जो कि आपकी योद्धाओं की देवी कहा जाता है, उन्हें दिखाया गया है। लक्ष्मी, जो कि
वेल्थ की देवी उन्हें दिखाया गया है, सरस्वती जो कि ज्ञान की देवी है उन्हें दिखाया गया है कई सारे एट्रीब्यूट्स के और सिंबल्स के द्वारा। वहीं पे हम बात करें बुद्धा की, तो देखिए बुद्धा को भी कई सारी मुद्रास या हैंड गेस्चर्स में दिखाया गया है जो कि उनकी डिफरेंट टीचिंग्स और एनलाइटमेंट के एस्पेक्ट्स को दर्शाते हैं। बोधिसत्वास की बात करें तो देखिए बोधिसत्वास को इस तौर पे दिखाया गया है कि किस तरह लॉर्ड बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति थी वो की थी। कल्चर सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो रिलीजियस पैट्रोनेज की बात करें तो देखिए हिंदू और बुद्धिस्ट आर्ट दोनों को इन्होंने बढ़ावा दिया था। लेगेसी की बात करें तो इनके जाने के बाद जितनी भी इनकी इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल्स थी और टेक्निक्स थी वो पूरे साउथ एशिया में आपको देखने को मिल सकती हैं। आर्टिस्टिक फ्लरिशिंग की बात करें तो देखिए इंडियन आर्ट का गोल्डन एज कहा जाता है क्रिएटिविटी की वजह से, टेक्निकली मास्टरी की वजह से और तथा स्पिरिचुअल डेप्थ की वजह से, जो कि मूर्ति कला में और आर्किटेक्चरल मास्टरपीस में साफ दिखाई देती हैं। अब हम बात करें कि गुप्ता एम्पायर इतना ताकतवर होने के बाद भी डिक्लाइन कैसे हो गया। पहला कारण है हुन इन्वेशन। जो हुन्स थे उन्होंने एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री थ्रेट दिया गुप्ता एम्पायर को 5th सेंचुरी के दौरान। इनके हमलों की वजह से जो ट्रेड रूट्स थे या फिर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुई, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है जिसने गुप्त साम्राज्य को कहीं ना कहीं खोखला कर दिया या फिर कमजोर कर दिया। वहीं पे कई सारे अंदरूनी संघर्ष भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो गुप्त राजकुमार थे वो आपस में लड़ते थे कि कौन राजा बनेगा। वहीं पे कई सारे लोकल गवर्नर्स और रूलर्स जो थे वो अब गुप्तास के अंडर काम करना नहीं चाहते थे, बल्कि वो खुद को अलग करके अपना खुद का एक राज्य बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गुप्तास को प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। वहीं पे हम बात करें इकोनॉमिक चैलेंजेस को लेके, तो जो रिसोर्सेज थी वो खत्म हो गई। रिसोर्सेज खत्म होने की वजह से रेवेन्यू में डिक्लाइन आया, जिसकी वजह से एक लार्ज आर्मी को और एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाना कहीं ना कहीं नुकसानदायक था या फिर मुश्किल था। अगर हम बात करें कि इनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है, तो देखिए हालांकि गुप्त कल्चर और पॉलिटिकल नॉर्म्स खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद भी ये रीजनल स्टेट्स में अक्रॉस इंडिया अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। वहीं पे हम बात करें चालुक्याज एंड पहलवास की, जो कि इनके बाद आए थे, उन्होंने गुप्तास की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस को और गुप्तास के तरीके को आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बढ़ावा देने के लिए जो यूज करते थे उसे बरकरार रखा। ठीक है, वहीं पे हम बात करें लिटरेचर एंड आर्ट की, तो जो गुप्ता एज है उसे गोल्डन एज कहा जाता है इंडियन लिटरेचर की। जैसे कालिदास के कई सारे प्लेस हम यहाँ से मिलते हैं, आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटीज दी थी और कई सारे स्कॉलरली वर्क्स किए गए जो कि आज भी मेंटेन है। आर्किटेक्चर 10 अवतार मंदिर के बारे में हम समझ ही चुके हैं। एजुकेशन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है, नालंदा और तक्षशिला के बारे में। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए इंडियन न्यूमरल्स जो थे, जीरो की खोज जो थी वो उनके दौरान ही हुई, 0 to 9। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो जो कि आपका दिया था आर्यभट्ट ने, वो भी इन्हीं के टाइम आया। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें आर्यभट्ट फर्स्ट की और उनकी मैथमेटिकल ट्रीटीज की, तो देखिए इंडियन मैथमेटिक्स को बढ़ावा देने में आर्यभट्ट का बहुत बड़ा योगदान था। अर्थमेटिक में, अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया। ठीक है, जैसे साइन, कॉसिन, वर्सिन और बाकी कई सारे एक्यूरेट साइन टेबल्स प्रोवाइड करने में भी इनका काफी बड़ा योगदान था। वहीं पे अगर हम अलजेब्रिक कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ब्रह्मगुप्त का नाम सामने आता है, जिन्होंने अलजेब्रा में कई सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। इंटरमीडिएट इक्वेशंस हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, उन सब को या फिर अलजेब्रिक टेक्निक्स को सॉल्व करने में या बनाने में इनका काफी बड़ा योगदान था। साथ के साथ इन्होंने नेगेटिव नंबर्स के साथ कैसे डील की जा सकती है उसको समझाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसने कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में अपनी बढ़त बनाई। वहीं अगर हम बात करें ज्योमेट्री की या मेजरमेंट की, बौद्धयान की हम बात करते हैं जो सबसे अर्लियर मैथमेटिशियंस में से एक थे। कई सारे जियोमेट्रिक शेप्स को बनाने में और उनके एरियाज को कैलकुलेट करने में जो नियम लगते हैं वो इन्होंने प्रोवाइड किए। ठीक है, गुप्त मैथमेटिशियंस जो थे उन्हें कई सारे जियोमेट्रिक प्रिंसिपल्स में एडवांसमेंट पता थे कि कैसे लैंड को मेजर करना है, कैसे वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को कैसे ज्ञात करना है या खोजना है। अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस की, तो आर्यभट्ट जो थे, एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल्स की हम बात करें तो देखिए उन्होंने कई सारे मैथमेटिकल मॉडल्स दिए जो कि प्लैनेटरी मोशंस को समझाते हैं तथा
एक्लिप्स की भी गणना करते हैं, जिन्हें हम ग्रहण भी कहते हैं। वहीं हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट की, तो इन्होंने एक्यूरेटली एस्टिमेट किए थे कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट, जैसे कि सोलर ईयर की लेंथ क्या होती है, जो कि बेबीलोन और ग्रीक मॉडल्स पे कहीं ना कहीं बेस्ड थी। अगर हम इसके बाद अब बात करते हैं पोस्ट गुप्त की, कि पोस्ट गुप्त में कौन कौन सी डायनेस्टीज आती हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं, तो देखिए सबसे पहला आता है हमारा हर्षवर्धन डायनेस्टी। हर्षवर्धन डायनेस्टी को फाउंड किया था हर्षवर्धन ने, जो थी थानेश्वर में, जो आज हरियाणा में पड़ता है। बाद में इन्होंने किंगडम को एक्सपेंड किया और कन्नौज तक आ गए, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो ये पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो कि पंजाब में ओरिजिनेटेड थे। अगर हम इनके राइज टू पावर की बात करें तो इन्होंने कंसोलिडेट किया था अपने रूल को नॉर्थ इंडिया में, कई सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के थ्रू और कई सारे रणनीतिक अलायंसेस के थ्रू। और एक टाइम पे आते आते ये नॉर्थ इंडिया के सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक थे। मिलिट्री कैंपेन्स की बात करें तो देखिए इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए कई सारे मिलिट्री कैंपेन्स चलाए, कई सारे आसपास के किंगडम्स को और दुश्मन राज्य को हरा के अपने राज्य में मिला लिया। इन्होंने कई सारे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी बनाए, मैट्रिमोनियल टाइज से यानी शादी करके, ठीक है, जिससे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे इनके एम्पायर में। वहीं यदि हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, सो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, इफेक्टिव गवर्नेंस थी। इन्होंने भी वार्सराय सिस्टम पे काम किया था, यानी प्रोविंसेस को गवर्नर्स के हाथ में सौंप दिया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें कल्चरल और रिलीजियस पैटर्नेज की, तो देखिए बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया। शुरुआत में शैविज्म के फॉलोअर थे, लेकिन बाद में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को, इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान था। वहीं हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी की, तो देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, जो कि एंशिएंट इंडिया का एक सबसे बड़ा लर्निंग सेंटर रह चुका है। यदि हम बात करें कि ये डायनेस्टी खत्म कैसे हुई, तो जब हर्ष की मौत हुई और जो चालुक्यास थे उन्होंने हमला कर दिया, तो वर्धन डायनेस्टी हमेशा के लिए खत्म हो गई। हर्षवर्धन को याद किया जाता है उनके पैटर्नेज के लिए, जो उन्होंने लिटरेचर, आर्ट और कल्चर के रिगार्डिंग रखा था, और बुद्धिज्म, संस्कृत लिटरेचर और कई सारे जो स्कॉलरली परस्यूट हुए उनके राज्य के दौरान, उसके लिए इनको याद किया जाता है। वहीं हम बात करें अब चालुक्यन रूलर्स की, तो देखिए हम बात करते हैं बादामी चालुक्यास की। पुलिसिकिन फर्स्ट ने इसको फाउंड किया था, जो आज कर्नाटका में पड़ता है, जिस जगह पे फाउंड किया था, बादामी में। टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात करें तो शुरुआती दिनों में ये सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका और महाराष्ट्र में फैले थे, लेकिन बाद में सेंट्रल और सदर्न इंडिया के और भी कई इलाकों को इन्होंने अपने राज्य में मर्ज कर लिया। वहीं हम बात करें पॉलिटिकल हिस्ट्री की, तो देखिए चालुक्यास जो थे वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के लिए दुनिया भर में मशहूर थे, ठीक है। उन्होंने कई सारी नेबरिंग कंट्रीज को हरा के अपने राज्य में मिला लिया, ताकि उनकी रीजनल डोमिनेंस एंश्योर की जा सके। वहीं अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इन्होंने डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को लागू किया था। रीजनल गवर्नर्स के हाथ में पावर थी की पॉलिसीज को और डिसीजंस को बनाने में, लेकिन वो अंडर थे राजा के। वहीं हम बात करें कल्चर और आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स की, तो जो द्रविडियन स्टाइल हमें देखने को मिलता है वो इन्हीं के दौरान आया, ठीक है। जैसे कि आपका विरुक्षर टेम्पल है, जो आपका पठाडकल में पड़ता है, रॉक कट टेम्पल्स हैं जो कि बादामी में पड़ते हैं। ये दिखाते हैं इनका आर्किटेक्चरल प्रोवर्स और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। यदि हम बात करें कि इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, तो देखिए जो सक्सेशन था डिस्प्यूट्स का, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का, उसने चालुक्य साम्राज्य को कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया। लेकिन चालुक्य साम्राज्य के बाद भी जो उनकी लेगेसी थी साउथ इंडिया के आर्किटेक्चर पे और स्कल्पचर पे, वो बनी रही, ठीक है। इनके बाद जो डायनेस्टीज आई, जैसे कि राजकुटाज आई या होसालाज आई, इन्होंने भी कल्चरल एंड रिलीजियस लैंडस्केप में, जो कि कर्नाटका में है उसके बाहर के इलाके में हुए, वहां पे कहीं ना कहीं चालुक्यास की जो पॉलिसी थी उसे ही फॉलो किया था। वहीं पे अब हम बात करते हैं पल्लवा डायनेस्टी की। तो जो पल्लवा डायनेस्टी थी उसको फाउंड किया था शिमा विष्णु ने, पल्लवा डायनेस्टी को कांचीपुरम में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। यदि हम बात करें इनिशियल टेरिटरी की, तो शुरुआत में ये लोग तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाकों में फैले हुए थे। बाद में इन्होंने खुद को साउथ ईस्ट एशिया तक भी एक्सपेंड कर लिया था। नेवल सुप्रीमेसी की हम बात करें तो देखिए
ये लोग सिर्फ जमीन पे ताकतवर नहीं थे बल्कि नेवी में भी बहुत ताकतवर थे, जिसके थ्रू इन्होंने ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया इंडियन ओशन के, जिससे इनकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस समुद्र के रास्ते दूर दराज के इलाकों तक फैल गई। वहीं हम बात करें मिलिट्री एंगेजमेंट्स की, तो देखिए आसपास की जो डायनेस्टीज थी जैसे चालुक्य एंड चोलास, उनके साथ इनकी लड़ाई झगड़े रहते थे क्योंकि इन्हें अपनी टेरिटोरियल डोमिनेंस स्टैब्लिश करनी थी। वहीं हम बात करें कल्चरल और आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स की, तो जो मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर हैं जैसे रॉक कट केव्स हो गए या फिर मोनोलिथिक स्कल्पचर्स हो गए या स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हो गए द्रविडियन स्टाइल में, उनको इन लोगों ने काफी बढ़ावा दिया था। जैसे महाबलीपुरम या ममल्लापुरम हो गए जो पल्लवा रॉक कट टेम्पल्स को दिखाते हैं, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स को दिखाते हैं। और शो टेम्पल हो गया या 5 रथ हो गए आपके, वो सब इन्हीं के टाइम पे आए। वहीं हम बात करें कि इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से और बाहरी आक्रमण की वजह से कहीं ना कहीं ये कमजोर हो गए। और जो चोल थे जिन्होंने इसको अंजाम दिया था भारी आक्रमण को, उन्होंने पल्लवा डायनेस्टी को 9वीं सदी के आसपास आके उखाड़ फेंका। लेगेसी की बात करें तो हालांकि पल्लवा डायनेस्टी 9वीं शताब्दी के बाद खत्म हो गई, लेकिन साउथ इंडिया के आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर पे इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और जो बाद में डायनेस्टीज आई जैसे चोला या विजयनगर एम्पायर, उन्होंने भी इनके सिस्टम को फॉलो किया और तमिलनाडु के कल्चर हेरिटेज पे एक बहुत बड़ा योगदान दिया। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने गुप्त और पोस्ट गुप्त को खत्म कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तब तक आप लोग इंश्योर कीजिएगा कि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछ ले जाते हैं। तो यदि अगर आप इनको अच्छे से समझ के जाएंगे तो आप इजिली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप इजिली नंबर्स गैदर कर सकते हैं। ठीक है, और ये तभी होगा जब आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करेंगे। अगर आप एक साथ रिवाइज करने की सोचेंगे पेपर के टाइम पे, तब क्या होगा कि चीजें कंपाइल अप हो जाएंगी, कंफ्यूजिंग हो जाएंगी और फिर आप इन्हें रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इस नोट के साथ समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।